तो गाइज़, आप लोगों को जहाँ पे मेरी आवाज़ को सुनने में मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। सबसे पहले वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वापस अपनी क्लास को रिटेन कर लिया है और होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छा वीकेंड गुजारा होगा। लेकिन हाँ, क्लास का हमारे लॉस हुआ है जो कि हम बिल्कुल कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट क्लास जो थी बेटा हमारी, आई रिमेंबर कि हमने दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास, हमारी इंट्रोडक्शन एज वेल एज ओरिएंटेशन क्लास थी हमारी, कि हमने उसके अंदर एग्ज़ाम ब्रेकअप किया था और सिलेबस ब्रेकअप किया था एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें की थी। लेकिन हमारा जो ओरिएंटेशन था वो वहाँ पे एंड हुआ था जहाँ पे हमने अपना कंटेंट, कोर्स कंटेंट जो है वो डिस्कस किया था। कोर्स कंटेंट के बाद जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव था, जो मैं आपको बता रही थी कि व्हाट आर द वेटेज ऑफ डिफरेंट पेपर, लाइक हमारे पास 2 से 3 पेपर होते हैं तो उसका क्या वेटेज होता है, वो हमने एक दूसरे से शेयर किया था कि जी ये वेटेज होता है पेपर का, पेपर 1 का क्या वेटेज है, पेपर 2 का क्या वेटेज है, पेपर 3 का क्या वेटेज है, क्या मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके, और किस तरह से हम लोग ग्रेड अचीव कर सकते हैं, कितनी मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स पे हमें क्या ग्रेड मिल सकता है। ये सारी डिटेल हमने कर ली थी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली, जो चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास, समझ लीजिए कि हमारा जो पहला चैप्टर है हमारे सेल का, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ज़रा सा एक गाइडलाइन दे दूं हमारी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक के ऊपर, क्योंकि आई नो कि आप लोगों के पास होगी आपकी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, लेकिन आपको मैं बता भी दूं कि कौन कौन सा है टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक हमारे पास। उसकी पिक्चर भी दिखा दूँ, एडिशन कौन सा होना चाहिए आपके पास, ये आप देख लीजिएगा। और उससे पहले, इन सारी बातों से पहले, अभी आप सबको पता है कि एक बड़ी पैनिक सिचुएशन से हम सब निकले हैं रिज़ल्ट की। तो अगर मुझे कोई बता सके कि रिज़ल्ट किसी का इम्प्रूव हुआ हो मज़ीद, अगर किसी का रिज़ल्ट, कोई अपने रिज़ल्ट के मामले में किसी का कोई मसला हुआ था और रिज़ल्ट किसी का इम्प्रूव हुआ हो, लाइबा, तकदीस, तकदीस का तो शायद अभी रिज़ल्ट आएगा, आई रिमेंबर आपका तो रिज़ल्ट आना बाकी है। व्हाट अबाउट यू रियाज एंड लाइबा? आप तो शायद मेरे पास अक्टूबर नवंबर में अपीयर होंगी। रियाज, आपके रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट हुई बेटा? सब्जेक्ट्स में शायद आपने बताया था कि केमिस्ट्री में शायद आपका ग्रेड इतना अच्छा नहीं था, बायोलॉजी में शायद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन केमिस्ट्री में आपका रिजल्ट नहीं था, लेकिन आपका अच्छा, आपका सेम रहा। इट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए हैं एज अकॉर्डिंग ग्रेड्स। तो बच्चे बहुत खुश हैं गई थी कि जिस तरह से काफ़ी खुश एक्सपेक्टेड ग्रेड्स को हासिल करके। सो अब हम ज़रा आ जाए अपनी स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक दिखा दूँ ज़रा, टेक्स्ट बुक कौन कौन सी है। अच्छा, जब मैं आपसे बात करूं तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि रिस्पॉन्ड किया करें बेटा। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आप जीते जागते बच्चों से बात कर रही हूँ, वरना तो ऐसा लगता है दीवारों से बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास, आप तीनों को बता दूं मैं कि मैरी जॉन्स है हमारी टेक्स्ट बुक है ये, और बहुत एडवांटेज है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। याद रखना ये चीज़ कि टीचर का लेक्चर वेरी गुड इनफ टू टेक योर लेक्चर, लेकिन टेक्स्ट बुक की रीडिंग अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप टीचर का लेक्चर लो और उसको पढ़ो, लेक्चर को कैरी करो, उससे अपनी तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्स्ट बुक को कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है वो एक्चुअली आपको बताती है कि आपको कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ पे एंड करना है। तो ये आपकी मैरी जॉन से 4th एडिशन बुक है ये आपकी, और ये बुक मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे इसका एडिशन एडवांस होता जा रहा है, लेटेस्ट आ रहे हैं इसकी वर्जन्स, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक है तो ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको स्पेसिफिकली आपकी बाउंड्री के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज देती है ये बुक जो है आपकी, क्योंकि सिलेबस बाउंड्री के अंदर रहना भी बहुत ज़रूरी है। ए लेवल्स के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपके पास एक डिटेल नॉलेज होती है और डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि एएस और ए2 के टॉपिक्स के अंदर आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है खुद से, कि यहाँ पे हमें स्टॉप करना है एएस की डिटेल को और यहाँ से ए2 की डिटेल स्टार्ट हो रही है। तो ये बुक जो है ना वो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करती है। जब आप इसके चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे, इसकी डिटेल को गो थ्रू करेंगे, तो आपको बहुत
बहुत आइडियली समझ लीजिए कि आइडिया होगा आपको कि लाइक जो ये समझ लीजिए कि जितने भी एएस के चैप्टर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि ये स्पेसिफिक बाउंड्री है एएस की जिसके अंदर आपने वर्किंग करनी है। इसके अंदर जितने भी थिंक टैंक क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर जितने भी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसी भी और रेफरेंस बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगी इस तरह, जिस तरह मैरी जॉन्स की बुक के अंदर आपको, स्पेशली जो लेटेस्ट एडिशन, इसका 4th एडिशन, इसके अंदर आपको मिलेगी। दैट इज अ वंडरफुल बुक। मैं समझती हूँ कि लेक्चर के साथ अगर आपने इस बुक को कैरी कर लिया तो आपका ग्रेड लाजमी लाजमी बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है डेफिनेटली ये जो आपके पास पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप तीनों से मैं मुखातिब हूँ, ये आपको बता रहा है कि आप अगर टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करते हैं डेली बेसिस पे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी ताकि आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि बायोलॉजी एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये बात जहन में रखना कि बायो एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स आसान है अंडरस्टैंड करना, लेकिन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एक्चुअली जो है ना ये बेसिक है। तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इसीलिए जो है वो कोशिश कीजिए कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को और साथ साथ जो रेफरेंस बुक मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, बता रही हूँ, उस रेफरेंस बुक को भी आपने गो थ्रू करना है। लेकिन वो रेफरेंस बुक काफ़ी डिटेल में है, तो जब कभी भी मैं आपको किसी टॉपिक को गो थ्रू करने का कहूँगी उस रेफरेंस बुक से, तो मैं आपको खुद बताऊंगी कि ये बाउंड्री है एएस की और यहाँ से आपकी A2 की डिटेल स्टार्ट है। क्योंकि मैरी जॉन्स में तो डिवीजन है, एएस के टॉपिक्स की डिवीजन हुई भी है कि आपको पता चल जाएगा कि जी जी ये टॉपिक है हमारा एएस का, हमने सिर्फ यहाँ से पढ़ना है। लेकिन जो आपकी रेफरेंस बुक है उसके अंदर टॉपिक मर्ज हुए हुए हैं, सेल मर्ज हुआ हुआ है एएस के लिए भी, A2 की, और एडवांस लेवल पे भी मजीद आगे चल के भी सेल की बड़ी ही डिटेल नॉलेज उसके अंदर मेंशन हुई भी है। तो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपको अपनी रेफरेंस बुक में किस तरह से वर्किंग करनी है। वेल दिस इज योर टेक्स्ट बुक, ठीक है रियाज, तकदीस एंड लाइबा, ये आपकी टेक्स्ट बुक है मैरी जॉन्स, इसका ये 4th एडिशन है। ये टेक्स्ट बुक अपने पास आपके पास होनी भी चाहिए, वैसे आप अपने पास डाउनलोड भी कर लीजिए, आपको इजीली अवेलेबल भी होगी और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको पूरे साल एएस में भी काम आएगी, A2 में भी काम आएगी। तो बहुत बेहतर होगा कि आप इसे परचेज कर लें अपने पास, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस के अंदर भी हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, क्लास में इसकी ज़रूरत होगी हमें। तो टेक्स्ट बुक एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। जहाँ तक रेफरेंस बुक की बात है, तो रेफरेंस बुक जो सॉपर है हमारे पास, सबको ही पता होगा, आप लोगों को भी, सॉपर एक ऐसी रेफरेंस बुक है जो सिर्फ ए लेवल्स में काम नहीं आती है, बल्कि आई रिकॉल माई मेमोरी के रेफरेंस बुक ये वो है सॉपर जो जब मैं आई वॉज इन 3rd प्रो ऑफ MBBS, तो बायोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ती थी तो एट दैट टाइम सॉपर हमारे पास होती थी और हम इसमें से बायोकेमिस्ट्री के इन्वेस्टिगेशंस पे एनालिसिस किया करते थे और वर्किंग किया करते थे। तो सॉपर सिर्फ ए लेवल्स की बुक नहीं है, याद रखना। सॉपर जो है वो हमारी आगे चल के जो लोग मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स कर रहे होते हैं, सॉपर वहाँ पे भी बहुत काम आती है। लाइक अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो MBBS के स्टूडेंट्स और BDS के स्टूडेंट्स होते हैं और बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे होते हैं, तो सॉपर के अंदर बायोकेमिकल डिटेल्स बहुत अच्छी गिवन है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस, इसकी एनालिसिस बहुत अच्छी गिवन है। तो ये वाली डिटेल सॉपर के अंदर है, लेकिन चूंकि बहुत एडवांस लेवल पे, तो जब आप सॉपर पढ़ने बैठेंगे तो आप बहुत सोचेंगे कि ये सेल है, सेल की इतनी ज़्यादा डिटेल है कि आप सोचने बैठ जाएंगे कि मैं सेल का कहाँ से आंसर स्टार्ट करूं और कहाँ पे एंड करूं। तो सॉपर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एएस की बाउंड्री पर्टिकुलर क्या है और आपने कितना एएस का जो टॉपिक है वो यहाँ से पढ़ना है और कितना लिखना है। मैरी जॉन्स के अंदर तो बहुत अच्छी डिवीजन है, एएस अलग है, A2 अलग है। हाउ एवर के एएस वाले टॉपिक्स के अंदर थोड़ी बहुत A2 की डिटेल है वहाँ पे भी, लेकिन एनीवेज कि वो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। लेकिन सॉपर तो बहुत डिटेल बुक है, लेकिन इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सुपर्ब हैं। तो अगर आप इस बुक को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ए लेवल से रिलेटेड आपकी नॉलेज नहीं बेहतर होती, बल्कि आगे चल के एडवांस लेवल पे भी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर सॉपर यूज होती है। सॉपर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बहुत सारी है, लेकिन सॉपर सबसे अच्छी स्टैंडर्ड बुक है आपकी रेफरेंस बुक्स के अंदर, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ सॉपर, ये है आपकी सॉपर
थर्ड एडिशन है आपके पास, और ये आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये हमारी फिजिकल क्लासरूम में या अभी ऑनलाइन क्लास में ऐसा अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लेक्चर्स पे रहिएगा, लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। आप लेक्चर को, जहां मुझे जो पॉइंट्स आपसे शेयर करने होंगे, मैं आपको कहूंगी कि ये पॉइंट्स आप अपने पास नोट डाउन कर लें। जरूर आपने नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने में आपने सुस्ती नहीं दिखानी है। ए लेवल्स स्टूडेंट्स, उसका रीजन है कि सुना हुआ, मैं ये समझती हूँ, इंसान भूल जाता है, लेकिन जब आप सुन के लिखते हैं ना, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। तो प्लीज जो भी चीज आप सुन रहे हैं अपने लेक्चर में, और जहां मैं आपको गाइड करूं कि यहाँ ये टॉपिक या यहाँ ये पॉइंट आपने कॉपी डाउन करना है, तो प्लीज यू हैव टू कॉपी डाउन दैट स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक पॉइंट। वो चीज, वो स्टेटमेंट आपको कॉपी डाउन करना होगा ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी रेफरेंस बुक से रिलेटेड बता दिया। अब आइए हमारे पहले टॉपिक के ऊपर। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी। जो हमारा, मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास के अंदर बताया था कि हमारे पास एक चैप्टर आउटलाइन है, कोर्स कंटेंट है, जिसमें सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपी, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज माइक्रोस्कोपी। सेल का स्ट्रक्चर है, पूरा फंक्शन है सेल का, साथ ही साथ लेवल ऑफ माइक्रोस्कोपी के, माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड एक डिटेल है। हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या मैग्निफिकेशन है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको किस तरह से यूज किया जाता है, क्या इमेजेस नजर आते हैं किस मैग्निफिकेशन पावर पे, और प्रैक्टिकल भी हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर ही। इसकी इमेज मैं आपको लास्ट क्लास में दिखा चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इसकी रेजोल्यूशन पावर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि उसकी क्या रेजोल्यूशन पावर होती है, किस तरह से हम और कौन कौन से स्लाइड्स को कितने मैग्निफिकेशन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाइए सेल्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक आउटलाइन के ऊपर कि इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहला टॉपिक, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या है, वाई सेल्स आर इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेल क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद एनिमल एंड प्लांट सेल हैव फीचर्स इन कॉमन। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव फीचर्स इन कॉमन। देन वी हैव डिफरेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। डिफरेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल एंड प्लांट सेल की डायग्राम होगी। जैसे कि रियाज, मेरी आपसे बात हुई थी लास्ट, जब हम आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो जिस टाइम पे हम डायग्राम के ऊपर आएंगे तो जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम उसी तरह से वर्किंग करेंगे जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था। राइट एट द मोमेंट हम बेसिक इंट्रोडक्शन पे हैं सेल के, कि सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स के टाइप क्या हैं। तो अभी हमें उस चीज पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम आएंगे एनिमल एंड प्लांट सेल की बेसिक डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर, तो डेफिनेटली हम उस फैसिलिटी को कैरी ऑन करेंगे। एनिमल एंड प्लांट सेल के कौन कौन से फीचर्स है जो कि कॉमन है, डिफरेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट सेल, कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट होते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल के अंदर। फिर है हमारे पास डिटेल सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर को हम, सेल ये स्ट्रक्चर को जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे तो किस मैग्निफिकेशन पावर पे देखेंगे, ये हमें देखना है। देन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन सेल स्टडीज की किस तरह से सेल की स्लाइड को हम फोकस करेंगे, उसकी मेजरमेंट्स देखेंगे कि हमारे पास जो स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं सेल के, ऑर्गेनल्स हैं, उसको किस तरह मेजर किया जा सकता है। आफ्टरवर्ड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर थोड़ी बहुत डिटेल है हमारी। देन वी हैव अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। यहाँ पे आएगी पूरी डिटेल एनिमल सेल की। ओ लेवल्स में बेटा आप लोग करके आए थे बहुत सुपरफिशियल करके आए थे आप ओ लेवल्स में एनिमल सेल, इफ यू रिमेंबर, कि आपने एनिमल सेल के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किए थे और उसका फंक्शन किया था। कौन कौन से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किए थे एनिमल सेल के, आप सब तीनों से पूछ रही हूँ मैं, कौन कौन से आपने स्ट्रक्चर किए थे और फंक्शन किए थे एनिमल सेल के, कौन कौन से ऑर्गेनल्स को टच किया था। लाइबा, डू यू रिमेम्बर? cell membrane, cytoplasm, यस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गुड। cells, and I think there is one more.
एंड व्हाट अबाउट यू तकदीस, तुम्हें थोड़ा रिकॉल कर सकती हो तुम? एनिमल सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स बाय द वे पार्ट ऑफ सेल को ऑर्गेनल्स कहा जाता है, विच इन्वॉल्व्स इन डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज, उसको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स हमने टच किए हैं ओ लेवल्स में अपने? सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, कौन 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 से ऑर्गेनल्स को हमने डिस्कस किया था ओ लेवल्स में? वैक्यूल्स, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, शाबाश, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल भूल रही हो तुम, न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियस। तो ये तो हमने बड़े सिलेक्टिव किए थे, बड़े सुपरफिशियल किए थे, बट एनिमल सेल के अंदर वी हैव अनदर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स एज वेल विच आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ एनिमल सेल, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर जो भी हमारे पास केमिकल एक्टिविटी है या जो भी केमिकल रिएक्शंस है, उन सबको करने के लिए उन ऑर्गेनल्स का डिस्कस करना जरूरी है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक गोल्जी बॉडीज, लाइक लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल। ये तमाम वो पार्ट हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन चूंकि ये एडवांस लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं इसलिए हमने इन्हें ओ लेवल्स में टच नहीं किया था। लेकिन इस टॉपिक के अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल अलोंग विद इट्स फंक्शन, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को नहीं, इसके डिटेल फंक्शन को और इसके इंटरकनेक्शन को समझना। इंटरकनेक्शन को, हर ऑर्गेनल का कनेक्शन होता है विद द अदर ऑर्गेनल विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, हर ऑर्गेनल का कनेक्शन होता है विद द अदर ऑर्गेनल विद इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का कनेक्शन होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन होता है विद द गोल्जी बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रिया का कनेक्शन है विद द अदर ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है विद द ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ सेल, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक ऐसा जेल लाइक कंसिस्टेंसी है जो कि तमाम पार्ट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं बिकॉज दे एट ए टाइम इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, ये एक साथ इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ताकि सेल जो है वो एक साथ केमिकल और मैकेनिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो एनिमल सेल के अंदर सिर्फ वही पार्ट्स नहीं होते जो तुम लोग ओ लेवल्स में करके आए हुए हो, एनिमल सेल में डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, वो हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और हम इस टॉपिक के अंदर आई विल ड्रॉ द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने इंडिविजुअल ऑर्गेनल को, एक एक पार्ट को ड्रॉ करती जाऊंगी, ड्रॉ कर करके समझाऊंगी। इस तरह से सिर्फ पिक्चर देख के नहीं करेंगे, मैं आपको सामने ड्रॉ करूंगी और ड्रॉ करके सिखाऊंगी, जिस तरह से आप बोर्ड पे देख रहे होते हैं अपने टीचर को फिजिकल क्लासरूम में करते हुए। बिल्कुल इसी तरह से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल हमारा वो टॉपिक है जिसमें हम डिटेल पार्ट्स ऑफ डिटेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे। डिटेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल में जैसे कि इंपॉर्टेंट जो हम ओ लेवल्स में करके आए हुए हैं, सेल वॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल, मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ प्लांट सेल एज कंपेयर टू एनिमल सेल। कंपैरिजन अगर एनिमल सेल प्लांट सेल का किया जाए तो जो फर्स्ट पार्ट होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल का वो क्या है? सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के साथ हमने किया था सेल मेम्ब्रेन, देन वी डिड साइटोप्लाज्म। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लांट सेल जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं एनिमल सेल के साथ, दैट इज व्हाट सेंट्रली प्लेस हॉलो कैविटी विच इज कॉल्ड एज वैक्यूल। वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर जो कि सेंट्रली प्लेस होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर इफ यू रिकॉल योर मेमोरी, एनिमल सेल में सेंट्रली प्लेस होता है न्यूक्लियस, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रली प्लेस होता है वैक्यूल। ठीक है, इलोंगेटेड होता है, सेंट्रली होता है, इनलार्ज होता है वैक्यूल प्लांट सेल में। और वैक्यूल के साथ पेरिफ्री पे, पेरिफ्री कहते हैं कॉर्नर पे, साइड वेज ऑफ द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म, पेरिफ्री, PERI
PHERY, at the periphery we have nucleus. Nucleus is another important part of plant cell. ये भी हम करके आए हुए हैं O levels में. माइटोकॉन्ड्रिया हम करके आए हुए O levels में. वैक्यूल किया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट किया हुआ है. तो these are the important part of plant cell जो हम ऑलरेडी करके आए हुए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सेल. प्लांट सेल में वी हैव अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्लांट सेल में अगेन वी हैव गोल्जी बॉडीज. ठीक है, प्लांट सेल में अगेन वी हैव राइबोसोम. तो हमें वो डिटेल पार्ट्स भी करने हैं, वो डिटेल ऑर्गेनल्स भी करने हैं जो हमने अब तक नहीं किए. ये भी जब हम करेंगे तो आई विल ड्रॉ द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. मैं इंडिविजुअल पार्ट्स को ड्रॉ करूंगी आपके सामने, उसकी सुपरफिशियल बाउंड्रीज भी, उसका डिटेल स्ट्रक्चर, उसकी सुपरफिशियल बाउंड्रीज भी, उसका डिटेल स्ट्रक्चर. मैं ये दो वर्ड्स क्यों यूज कर रही हूँ, उसका रीजन क्या है. प्रैक्टिकल के अंदर दो तरह से डायग्राम बनाने को दी जाती है आपको. एक होती है प्लान डायग्राम, ठीक है, सिंपल प्लान डायग्राम होती है, और एक होती है लेबल डायग्राम. ठीक है, मैग्निफाइड लेबल डायग्राम. प्लान डायग्राम का मतलब होता है यू जस्ट ड्रॉ द आउटर बाउंड्रीज अलोंग विद द सिंगल सेल्स. आपने आउटर बाउंड्रीज बनानी है, सिंपल सेल बनाने. और मैग्निफाइड लेबल डायग्राम का मतलब होता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ कंप्लीट लेबल डायग्राम ऑफ एनी ऑफ द सेल जो कि आपकी क्वेश्चन में गिवन होते हैं. तो मैं ना सिर्फ ये कि प्लांट सेल के आउटर स्ट्रक्चर, सुपरफिशियल बाउंड्रीज बनाऊंगी, सिंपल सेल्स बनाऊंगी, बल्कि जो लेबल्ड पार्ट हैं इसके, जो मैग्निफाइड इमेज होगा, वो भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको कंपैरिजन समझ आए सिंपल प्लान डायग्राम का और आपको हाईली मैग्निफाइड इमेज का. दोनों का कंपैरिजन जब आपको समझ आएगा तो प्रैक्टिकल करने में, स्लाइड देखने में आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द प्लान स्लाइड, यानी कि ये सिंपल आउटर बाउंड्री है स्लाइड की, और ये मैग्निफाइड इमेज है स्लाइड के अंदर. दो तरह से स्लाइड आपको दी जाती है. एक होती है सुपरफिशियल बाउंड्रीज वाली स्लाइड जिसके अंदर आपको सिर्फ एक सुपरफिशियल इमेज नजर आती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सिंगल सेल्स. और एक होती है मैग्निफाइड इमेज जिसमें आपको पूरा सेल कंप्लीटली मैग्निफाई इमेज दिख रहा होता है. उसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी दिखता है, आपको वैक्यूल भी दिखते हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखता है. दोनों तरह से डायग्राम आपको ड्रॉ करने को भी आती है, स्लाइड के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने को भी आता है. तो आई विल ड्रॉ द बोथ टाइप्स ऑफ डायग्राम इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ताकि आपको यहीं पे आइडिया हो जाए, रादर देन कि हम इसे ड्रैग करके लेके जाएं कि जब हमारे फिजिकल क्लास या हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो हम वहां पे प्रैक्टिस करें. मैं यहीं पे आपको सिखाऊंगी. उसके बाद जब हमारा एंड हो जाएगा, बाय द वे दीज आर, ये जो दो टॉपिक्स हैं यही एक्सट्रैक्ट है, एक्चुअल यही एक्सट्रैक्ट है इस चैप्टर का. और उसके बाद हम करेंगे एंड में जितने भी हमारे थिंक टैंक क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे, एंड ऑफ द चैप्टर मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगी पास्ट पेपर के, और प्रैक्टिकल जो हमारे इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी. हम पास्ट पेपर को अपने चैप्टर के एंड पे करते चले जाएंगे. हम उसको एंड के लिए नहीं रखेंगे या हम मंथली बेसिस पे नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इसको चैप्टर के एंड पे. जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा हम एमसीक्यूज करेंगे, उसी के साथ हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी. इज दैट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर है आपको? आप सबसे पूछ रही हूँ, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है चैप्टर आउटलाइन से रिलेटेड तो बताइए, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक. ओके, चैट आइए मेरे पास जरा देखूं मैं. यकीनन रियाज ने, मिस आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस वन. ओके रियाज, गुड. अच्छा, लाइबा एंड तकदीर मुझे ये बताइएगा बेटा, आप दोनों के पास ये टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक है? टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक नहीं है. अच्छा ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि रेफरेंस बुक ले ले, बिकॉज ये A2 में भी आपके काम आएगी. दूसरा, वी विल प्रोवाइड यू आर नोट्स, हम आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर. जैसे चैप्टर एंड होगा तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स, ठीक है, उसकी फिक्र आपको नहीं करनी. लेकिन वही वाली बात है कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग, ये एक अलग ही इसका बेनिफिट है. जब आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि डॉक्टर अफशा क्यों कह रही थी कि टेक्स्ट बुक जरूरी तौर पे रीड करनी चाहिए. ये इससे बेहतरीन दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ फ्रेंडशिप कर लेना तो इससे बेहतरीन दोस्त, इससे बेहतरीन गाइड आपका कोई नहीं हो सकता, बिलीव मी. क्योंकि मैंने बच्चों की ग्रेड्स आते हुए और इम्प्रूव होते हुए देखे हैं जब जब उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक को प्रॉपर गो थ्रू किया है.
सुपरफिशियल नहीं, प्रॉपर गो थ्रू किया है। टेक्स्ट बुक आपको बहुत हेल्प करती है टू मैनेज ऑल द एरियाज। आप जिन एरियाज में भी वीक हैं, आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में वीक हैं, या आपको हेल्प करेगी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में वीक हैं, क्योंकि थ्योरी का वेटेज वैसे भी एमसीक्यूज से ज्यादा होता है, चाहे वो ओ लेवल्स हो चाहे वो ए लेवल्स हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का हमेशा वेटेज ज्यादा होता है, ये बात आपको पता है। मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ कि वेटेज एमसीक्यू का हमारे पास ए लेवल्स में भी कम है और थ्योरी का वेटेज ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि 60 मार्क्स का हमारी थ्योरी का पेपर है। तो अगर हमारी थ्योरी का वेटेज ज्यादा है तो थ्योरी के अंदर हमें प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, थ्योरी के अंदर वर्किंग ज्यादा करनी है। आंसर्स लिखने का तरीका आना चाहिए हम टॉपिक को तो समझ जाते हैं, क्योंकि बेटा बायोलॉजी इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं दोबारा ये बात कह रही हूँ, मैं लेक्चर समझाऊंगी, आप बुक पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उसको याद करना, क्योंकि डिटेल है, इटसेल्फ बायोलॉजी एक डिटेल एक सब्जेक्ट है हमारा, तो इसको समझना, इसको समझने के बाद इसको लर्न करना, ये एक अलग चीज है। लर्निंग के बाद उस लर्निंग को अपनी कीवर्ड्स के थ्रू, अपने ओन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, ये बिल्कुल एक अलग बात है। बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर वी हैव टू यूज कीवर्ड्स। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। ओ लेवल्स में भी कीवर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसी तरह ए लेवल्स में भी होती है। कीवर्ड्स का फिनोमेना पता है, इसकी इंपॉर्टेंस पता है, हम क्यों कीवर्ड्स का बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या होते हैं कीवर्ड्स? व्हाट आर कीवर्ड्स, जिसको बार बार हर टीचर यूज करता है, साइंसेस में तो हर टीचर यूज करता है कि कीवर्ड्स आपको यूज करने आने चाहिए। आंसर की अगर आप देखते हो, आंसर की के अंदर भी पीछे आपको पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं दिखते होंगे, आपको वर्ड्स दिखते होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी ई करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूरे एक रो में वर्ड्स दिखते होंगे। दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइबा? डू यू नो तकदीस, आपको पता है कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी के अंदर स्पेसिफिकली? Um, ओके, देखो, हमेशा कीवर्ड्स वहां यूज होते हैं जहां पे आप स्ट्रक्चर्ड आंसर्स की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स की बात कर रहे हो, जहां पे आप डिटेल आंसर्स की बात कर रहे हो, जहां पे आप किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हो, किसी मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट रियाज? बेशक आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे मुखातिब हूँ। जहां पे आप किसी डिटेल आंसर्स को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हो, किसी मैकेनिज्म को, किसी प्रोसेस को, चूंकि डिटेल आंसर्स हैं बायोलॉजी के अंदर भी, तो इफ यू नो द आइडिया ऑफ कीवर्ड, अगर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता है, अगर आपको वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता है जिसके ऊपर बेस करता है आपका आंसर, आपका थ्योरेटिकल आंसर, तो आप अगर पूरी डिटेल भूल भी जाएं तो यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन आंसर बाय योरसेल्फ। आप अपना अपना खुद का आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं एट द मोमेंट, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ए लेवल्स के अंदर भी आपके पास बहुत सारे सिचुएशन बेस हैं, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो उन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस को एट अ टाइम अटेम्प्ट करने के लिए यू मस्ट नो द आइडिया ऑफ कीवर्ड्स। अगर आपको सवाल समझ आ रहा है और उस सवाल के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स का आइडिया है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स का आइडिया है, तो आप अपना आंसर खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लर्न करें पूरे पूरे आंसर्स को, पूरे पूरे मैकेनिज्म्स को अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करें, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें कि वो आपको याद हो जाए। लेकिन बिलफर्ज एग्जाम फियर के वजह से या ड्यू टू एनी रीजन आप अपना टॉपिक भूल जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर, अपने टेस्ट के अंदर, तो एटलीस्ट अगर आपको कीवर्ड्स याद होंगे अपने टॉपिक के, तो आप उस कीवर्ड्स की मदद से अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज सिलेक्टिव मूवमेंट, ये कीवर्ड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो चूंकि थ्योरी का पेपर डिटेल पेपर होता है,
चूंकि थ्योरी का पेपर डिटेल पेपर होता है, डिटेल आंसर्स होते हैं इसके अंदर, तो इसी वजह से आपको कीवर्ड्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आउटलाइन। आ जाइए अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले सेल्स। आप सबसे सवाल है मेरा, चूंकि आप लोग बहुत इनिशियल टाइम से अपने बहुत इनिशियल जो आपकी क्लासेस होती हैं, साइंसेस की क्लास हो गई, ओ लेवल्स की क्लास हो गई, सेल पढ़ के आए हुए हैं। क्या किसी को आइडिया है, क्या किसी को याद है व्हाट आर सेल्स? मैं वाई सेल्स नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ व्हाट आर सेल्स। गलत हो सही हो, थोड़ा बहुत याद हो बताइए, शेयर कीजिए अपने आइडियाज। शेयर करने से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और मेमोरी फ्रेश होती है। जी बच्चा। Cells are the basic, like building bodies, building शाबाश। unit of body. Cells are basic building block. Anyone else? They're also known as the basic unit of life. It is basic unit of life. ठीक है। और क्या रियाज हमसे चैट थ्रू शेयर करना चाहेंगे? What are cells? सेल्स क्या होते हैं? यस रियाज। जी, बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक। अब तक हमने पढ़ा है कि सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर मैं ए लेवल्स की बात करूं, ए लेवल्स की जो डेफिनेशन होती है वो भी बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको हम अगर इस तरह से एक्सप्लेन करें कि बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज सेल। सेल क्या है? यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन of basic building block, या you can call it as it is the basic unit of structure and function of living organism. It is the basic unit of structure and function of living organism, that is cell. अगर हम बात करें सेल की, तो ये बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सेल को हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि घर की एक एग्जाम्पल है हमारे पास। जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने घरों की, तो हमारे घर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए जो बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड होता है दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके साथ दूसरे भी हमारे पास हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हमें आयरन रिक्वायर्ड होता है, हमें सीमेंट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक वो मटेरियल है जिसको जब आप एक के साथ एक ज्वाइन करते चले जाते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद जब उनको एक दूसरे के साथ एडजॉइन करते हैं तो वो एक सरफेस बनाते हैं, एक शक्ल क्रिएट करते हैं। वो जो सरफेस बनती है, वो जो शक्ल बनती है एक दूसरे के साथ एडजॉइन होने के बाद, और उसके बाद जब आप उसको ऊपर से सीमेंटिंग करते हैं, उसकी फिनिशिंग आती है, फिनिशिंग आने के बाद पता चलता है कि जी ये हमारी वॉल बन गई है, जी ये हमारा फ्लोर बन गया है, जी ये हमारा रूफ बन गया है। उसके बाद कहीं आप जाके कहते हैं कि ये हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो घर की कंस्ट्रक्शन के पीछे जो बेसिक एलिमेंट होता है वो क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के मेकअप के पीछे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के मेकअप के पीछे जो बेसिक एलिमेंट होता है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो होता है सेल। सेल जो होता है वो हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को बनाता है, एक एक पार्ट को जनरेट करता है, ठीक है। एक एक पार्ट को ना सिर्फ ये जनरेट करता है बल्कि उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है, उनकी यूनियनशिप में हेल्प करता है। किस तरह से यूनियनशिप में हेल्प करता है? कि सेल एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर, एक सेल इंडिविजुअल तो काम करता ही है अपने अंदर, लेकिन ये मकसद नहीं है कि एक सेल जो है वो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है और उसके बिल्कुल बराबर वाला सेल किसी और डायरेक्शन में काम कर रहा है, बल्कि सेल के अंदर यूनिटी होती है कि दे वर्किंग टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दे को रिलेट विद देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शंस को शेयर करते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ फंक्शन को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं, तो दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज टिश्यूज। ये एक दूसरे के साथ जब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को शेयर करते हैं तो ये
जाते हैं। जब टिश्यूज बन जाते हैं तो टिश्यूज व्हेन वर्किंग टुगेदर, जब टिश्यूज एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो टिश्यूज क्या कहलाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं बॉडी के अंदर, देन दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक यूनिट जो काम करता है, जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक एलिमेंट जो काम करता है, वो है सेल। सेल जब एक दूसरे के साथ एक तरीके से एक ही पैटर्न पे काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज। जब टिश्यूज एक दूसरे के साथ एक ही पैटर्न पे काम करते हैं, दे आर कॉल्ड, चाहिए कि क्या टॉप टिल बॉटम, अगर मैं इंसानों की बात करूं, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो हमारे हेड से लेके टो तक, फ्रॉम हेड टिल टो, ठीक है, फ्रॉम हेड टिल टो, क्या तमाम के तमाम सेल सेम स्ट्रक्चर के होते हैं? क्या तमाम सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, आप तीनों से ये सवाल करूं कि हेड टिल टो, क्या हमारे तमाम जो सेल्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड फंक्शन? क्या जवाब होगा आपका? क्या तमाम के तमाम सेल्स हमारे आइडेंटिकल इन शेप होते हैं और आइडेंटिकल इन फंक्शन होते हैं? लाइबा, आपसे पूछूं तो? I don't think so. ओके, यू डोंट थिंक सो, इट मींस ओके, Like कोई we have बात नहीं। तकदीस, No, they are not identical. दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। एंड रियाज का आंसर है कि यस दे आर आइडेंटिकल, ठीक है रियाज। ओके तकदीस, दे आर नॉट आइडेंटिकल। हाउ डू यू नो कि दे आर नॉट आइडेंटिकल? पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर तुमने ये कहा कि वो आइडेंटिकल नहीं होते तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ना। लाइक अगर लाइबा ने कहा कि आई डोंट थिंक सो, रियाज ने कहा कि यस दे आर आइडेंटिकल, हर आंसर के पीछे रीजन है। तकदीस, अगर तुमने कहा कि नो दे आर नॉट आइडेंटिकल, उसके पीछे रीजन होगा। क्या रीजन होगा? सेल्स अगर आइडेंटिकल नहीं है तो रीजन क्या है तुम्हारे आंसर के पीछे? Because heart cells have different functions and brain cells. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट तकदीस, बिल्कुल। देखो रियाज, आर बॉडी, मैं अपनी, हम लोगों की, हम ह्यूमन बीइंग की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड आर बॉडी मैकेनिज्म, ठीक है। आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गन। पहले ऑर्गन को समझो, क्योंकि जिस चीज को हम फील कर सकते हैं उसे समझना आसान है। चूंकि हम सेल और टिश्यू को फील नहीं कर सकते तो इसको समझना मुश्किल है, लेकिन ऑर्गन को हम फील कर सकते हैं। वी कैन फील आवर हार्ट, हम महसूस कर सकते हैं कि सर्कुलेशन हो रही है। हम महसूस कर सकते हैं अपने लंग्स को थ्रू आवर ब्रीदिंग, ठीक है। हम महसूस कर सकते हैं किडनी को थ्रू एक्सक्रीशन, हम महसूस कर सकते हैं स्टमक को थ्रू डाइजेशन, सही है ना। हमारी बॉडी के अंदर वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गन एंड एवरी ऑर्गन इज स्पेशलाइज और स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। बच्चा समझना मेरी बात को, in our body we have different number of organ and every organ is specific in function. Like heart is specific in circulation, it is specific in circulation, specific in ventilation, lungs specific होते हैं ventilation के लिए, kidney is specific for purification of blood, stomach is specific for digestion, brain is specific in action. क्यों स्पेसिफिक, क्यों स्पेशलाइज ब्रेन? टू ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। इसी तरह से लिवर इज स्पेसिफिक फॉर सम अदर फंक्शन। आर अपर लिम एंड लोअर लिम, हमारे हाथ और पांव स्पेसिफिक होते हैं फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट मूवमेंट। तो हमारा रियाज, लाइबा, तकदीस, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी ऑर्गन डिफरेंट है ना एक दूसरे से। हार्ट डिफरेंट है लंग से, बाय शेप भी, बाय फंक्शन भी। हमारे ऑर्गन बाय शेप भी डिफरेंट है, बाय फंक्शन। लाइक हार्ट का शेप, अगर तुम आज जाके शेप, तुम लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है कि हार्ट का शेप डिफरेंट है लंग्स से, लंग्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है किडनी से, किडनी का शेप डिफरेंट है स्टमक से, और स्टमक का शेप डिफरेंट है ब्रेन से। शेप भी डिफरेंट है, फंक्शन भी डिफरेंट है। तो हमारे ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बने हैं? सेल से। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेल्स विच आर कंप्लीटली आइडेंटिकल इन
No, cells are not completely identical in shape and function. They are different in shape and function. हाँ, लेकिन वो आइडेंटिकल कहाँ है? ब्रेन जिन जिन सेल से बना है, if for example brain are made up of 1000 number of cell, for example कह रही हूँ, ब्रेन आर मेड अप ऑफ 1000 नंबर ऑफ सेल, तो ब्रेन में जितने 1000 नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो तमाम के तमाम सेल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, बिकॉज दे ऑल इन ऑल इन्वॉल्विंग इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल, they are all in all involving in carrying signal, carrying sensation and transmitting signal. इसी तरह से हार्ट इज इन्वॉल्विंग इन सर्कुलेशन, तो हार्ट जिन सेल से बना है they all are identical in shape and function. स्टमक जिन सेल से बना है वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, हम शक्ल भी होंगे, स्टमक के सेल्स सेम शेप के होंगे, हम शक्ल होंगे, साथ साथ एक दूसरे के आइडेंटिकल इन फंक्शन होंगे. लेकिन स्टमक के सेल्स डिफरेंट इन शेप, डिफरेंट इन फंक्शन होंगे विद द सेल्स ऑफ ब्रेन, विद द सेल्स ऑफ लंग्स, विद द सेल्स ऑफ किडनी. तो ये बात समझना कि हमारी बॉडी आइडेंटिकल सेल्स पे डिपेंड नहीं करती, हमारी बॉडी डिपेंड करती है अपॉन डिफरेंट शेप एंड फंक्शंस ऑफ सेल. लेकिन वो सेल जब एक दूसरे के साथ एक जैसा काम करते हैं तो दे विल फॉर्म अ सिंगल ऑर्गन लाइक ब्रेन, अ सिंगल ऑर्गन लाइक हार्ट, अ सिंगल ऑर्गन लाइक स्टमक, अ सिंगल ऑर्गन लाइक किडनी. यहां तक है बेसिक इंट्रोडक्शन सेल का. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट. लाइक मैंने भी आपको एग्जांपल दी नर्व सेल्स की, इट कंटेन इट्स यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन विच ट्रांसमिटिंग सिग्नल. इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी काम के अंदर इंगेज होते हैं, वो एक जगह लोकलाइज नहीं है. red blood cell transmitting oxygen to all the other parts of body. like किस तरह से RBCs contain hemoglobin pigment, आपके पास इसकी नॉलेज ऑलरेडी है तो मैं इसे ड्रैग नहीं करूंगी इस टॉपिक को, कि red blood cell contain a pigment called hemoglobin which receives oxygen, form oxygenated blood and it transported to all the other parts of body. तो कुछ सेल ऐसे हैं जो अपनी जगह लोकलाइज हैं, जैसे कि स्टमक का सेल है, अपनी जगह लोकलाइज का मतलब है अपनी जगह मौजूद है, बस अपने अंदर काम करते हैं. ब्रेन का सेल अपनी जगह मौजूद है, ठीक है. न्यूरोनल सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिटिंग सिग्नल, ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को. लेकिन रेड ब्लड सेल कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे होते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं, सर्कुलेट करते हैं थ्रू ब्लड वेसल. क्या सर्कुलेट करते हैं? ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते हैं. इसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म. तो सेल यहां देख लो, सेल को रिलेट टू देयर फंक्शन बिकॉज दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये तीनों एग्जाम्पल एक दूसरे से डिफरेंट हैं. नर्व सेल कुछ और काम कर रहा है, आरबीसी कुछ और काम कर रहा है, डब्ल्यूबीसी कुछ और काम कर रहा है. इसके बाद आ जाइएगा, cell could be described as a small unit of living protoplasm, entire cell considered as protoplasm. इस बात को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगी कि प्रोटोप्लाज्म आप लोग ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं. पहले तो मुझे ये बताइए, डू यू हैव द आइडिया, इनिशियल आइडिया ऑफ प्रोटोप्लाज्म? बच्चा, क्या आपको प्रोटोप्लाज्म का आइडिया है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ओ लेवल्स में तो नहीं पढ़ा था ये. ओके, मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. देखो, इट इज अ लिविंग लेयर. यस, मैं रियाज का आंसर भी चेक करूं जरा. साइटोप्लाज्म, शाबाश रियाज, वेल डन वेल डन वेल डन. मैं तुम्हारे आंसर को थोड़ा और इजी करके एक्सप्लेन करती हूँ. हमें अब तक ये बात मालूम है कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन सुपरफिशियली, आउटरली. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की सेल वॉल और आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की. आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की सेल वॉल और एनिमल सेल की होती है सेल मेम्ब्रेन. सही है. तो सेल वॉल इन्वॉल्विंग इन it acts like a passage for transporting material. Cell membrane again acts like a passage for control movement of material. सही है भाई. अब देखिएगा कि अगर मैं बात करूं इसकी प्रोटोप्लाज्म की,
living layer which covers the cell wall in plant cell and which covers the cell membrane of animal cell. मजे की बात, protoplasm is a living layer which covers the cell wall of plant cell and covers the cell membrane of animal cell. अब लिविंग लेयर का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे इस लेयर में, क्योंकि लिविंग है ना, सिर्फ पैसेज नहीं है ये, इट इज नॉट जस्ट एक्ट एज अ पैसेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, इट इज अ लिविंग लेयर। इसका मतलब है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है कि सेल डिपेंड करता है इस लेयर के ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। प्रोटोप्लाज्म जैसे हमारी बॉडी को हमारी स्किन ने कवर किया हुआ है, अगर हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब है कि बाहर से स्किन भी ग्रो एंड डेवलप हो रही है। स्किन ग्रो एंड डेवलप होती है तो अंदर से हमारे बॉडी ऑर्गन, हमारे बॉडी पार्ट्स भी ग्रो एंड डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट सेल को जिस लिविंग एनवेलप ने, जिस लिविंग लेयर ने कवर किया हुआ है, दिस लिविंग लेयर इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। दैट लिविंग एनवेलप और दैट लिविंग लेयर इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल को भी बिल्कुल बाहर से एक प्रॉपर एनवेलप ने, एक प्रॉपर लेयर ने कवर किया हुआ है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एनिमल सेल को भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लिविंग एनवेलप, एक लिविंग लेयर ने कवर किया हुआ है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वो लेयर है जो कि एक्चुअली शो करती है सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटोप्लाज्म वो लेयर है जो कि एक्चुअली शो करती है सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर सेल ग्रो करेगा इंटरनली तो प्रोटोप्लाज्म बाहर से लाजमी ग्रो करता है अपने साइज में, अपनी शेप में। अगर प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म बना किन किन ऑर्गेनल से है, तो प्रोटोप्लाज्म मेड बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑल द अदर ऑर्गेनल लाइक न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये तीन ऑर्गेनल हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये तीनों प्लांट सेल में भी हैं, ये तीनों एनिमल सेल में भी हैं। ये तीनों ऑर्गेनल जिस सेल के अंदर हैं, उस सेल को बाहर से एक लिविंग एनवेलप ने कवर किया हुआ होता है, एक लिविंग लेयर ने कवर किया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। हम कह सकते हैं कि सेल कंसीडर्ड एज अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म। आप सेल को एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। सेल could be called as the small unit of protoplasm. Is that clear? यहां तक क्लियर है? Yes, रियाज, आपका सवाल मैम काइंडली एंड ओके 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 ओके, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह ताला कल या कल की क्लास में या फ्राइडे की क्लास में जो भी है, और मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे सेल के पार्ट्स को, और प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स के टॉपिक को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो क्लैश है उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लैश हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी क्लास का। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत ख्याल रखिए।